ओके, सो हमारे पास हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स पढ़ रहे हैं ना। वेक्टर्स में बेटा आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली, डायरेक्शन भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और क्या होता है, इट फॉलोज पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना, दोनों एक ही होते हैं बेसिकली। यस सर। बताइए, डेफिनेशन पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया आपने, इसमें दो वेक्टर्स को का कंपैरिजन पढ़ लिया कि कोई बड़ा और छोटा नहीं होता वेक्टर में, है ना। और मतलब आप कभी नहीं कह सकते कि ए वेक्टर बी वेक्टर से बड़ा है, और तो इतना जरूर कह सकते हो कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, राइट। कंपैरिजन जानते हो आप लोग, है ना। आप क्यों नहीं कह सकते एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से बड़ा है, क्योंकि हम कभी ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन बड़ी है, राइट। तो हमने एंगल देख लिया है, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ाया था क्या? नहीं सर। नहीं पढ़ाया है। नो सर। पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना है, और हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ का डेरिवेशन। ठीक है। चलो, तो मैं वहीं से शुरू करूँ, वही सब कंफर्म करने के लिए कर रहा था। अब हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ का डेफिनेशन करते हैं। ट्रायंगल लॉ का डेरिवेशन, ट्रायंगल लॉ पहले पढ़ाने का कारण ये कि समझ में जा रहा है ना, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट वेक्टर अगर आप कुछ सोचते हो तो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। एक वेक्टर जो इस तरीके से बना हुआ है, ये वेक्टर अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इट्स सेइंग कि कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चली गई है ना, राइट। सो लेट्स रिप्रेजेंट दिस वेक्टर एज ए वेक्टर। नाउ अगर मेरे पास कोई और वेक्टर है, लेट्स से ऐसा वेक्टर, देखो वेक्टर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका नाम सी डी वेक्टर, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा। तो जो सी डी वेक्टर है इसका नाम मैंने लेट्स से दे दिया स्मॉल डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो पार्टिकल है वो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक चला गया, राइट, है ना। यस यस सर। ओके, सो वेक्टर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉइंट सी से पॉइंट डी तक। अब हमें मालूम है कि हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, राइट, पैरेलली कर सकते हैं। यस सर। अब अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना चाहता हूं तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि आप इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके कुछ ऐसे रखिए सच दैट इस वेक्टर का टेल, इसको क्या बोलते हैं, टेल कहते हैं ना। यस सर। पॉइंट सी इसका टेल है और पॉइंट डी क्या है, हेड है। इस वेक्टर का जो टेल है ये बी वेक्टर के सॉरी पिछले वेक्टर के हेड से मैच करें, मतलब सी और बी को आप मैच करें, ठीक है। ये हो गया आपका बी वेक्टर, है ना, समझ में आई बात। यस सर। यस सर। अब स्मॉल ए वेक्टर कह रहा है कि पार्टिकल यहां से यहां तक गया, और स्मॉल बी वेक्टर कह रहा है कि पार्टिकल यहां से यहां तक, राइट, है ना। यस सर। यस सर। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा कि पार्टिकल इस पॉइंट ए से इस पॉइंट तक पहुंच गया है, आया ना। यस सर। सर नहीं समझ में आया सर, फिर से एक बार प्लीज। स्मॉल ए वेक्टर ने कहा कि पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, और स्मॉल बी वेक्टर ने कहा कि पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, राइट। यस सर। तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहूंगा तो मतलब क्या, पार्टिकल पहले यहां से यहां गया, ठीक है, और फिर यहां से यहां चला, है ना, यही होगा ना। यस सर। यस सर। समझ रहे हो बात को। सो
मतलब पार्टिकल ए से बी गया और बी से लेट्स से ये वाला पॉइंट डी था तो डी चला गया, है ना? तो पार्टिकल डायरेक्टली ए से डी चला गया इफेक्टिवली। Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करने का मतलब है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो, राइट? सो दिस इज योर वेक्टर दैट रिप्रेजेंट सम ऑफ स्मॉल a वेक्टर एंड स्मॉल b वेक्टर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं कहता हूं r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच इज बेसिकली a वेक्टर प्लस b वेक्टर, है ना? हाँ सर। यही आपका ट्रायंगल लॉ, ये पढ़ा है आपने, यही आपका ट्रायंगल। यस सर। सो मेरा ट्रायंगल लॉ कहता है कि एक वेक्टर में अगर दूसरा वेक्टर ऐड करना हो तो दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड से मैच कराइए, तो इससे जो दो वेक्टर बनेंगे, लेट्स से इसका नाम मैं कैपिटल ए वेक्टर और कैपिटल बी वेक्टर कर देता हूं, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाएगा, है ना? ये कह रहा है ना, क्या हो रहा है? एक सेकंड रुको। राइट, ये क्या हो गया आपका आर वेक्टर, Resultant vector. है ना? यस सर। तो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर, राइट? अब कैसे निकाला जाए सार वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए क्या तरीका है? आप पहले तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन करिए। ये वाला एंगल होगा ना थीटा, दोनों वेक्टर्स के बीच में, आया ना? Yes, sir. तो हाँ सर। प्रैक्टिस कराइए, मैंने देखा Yes. है ना? अब अगर ये बी है, अच्छा नाम दे देते, फिर एक बार नाम दे देते, एम एन ओ और पी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू एन ओ बाय एन पी, है ना? Yes, sir. दैट इज इक्वल टू एन ओ बाय क्या? बी, which means NO is equal to B cos theta, right? यस सर। तो ये हो जाएगा आपका B cos theta, है ना? सर NO और MN का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना? NO और MN का मैग्नीट्यूड क्यों सेम होगा बेटा? दोनों कहां से सेम होगा बताओ जरा? ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो वैसे सर NO और MN सर। NO और MN क्यों सेम होगा? क्या लॉजिक है दोनों के पीछे सेम होने का? कुछ भी हो सकता है ना बेटा, हो सकता है आपका A ऐसा हो और बी वेक्टर ऐसा हो, राइट? तो ऐसे में तो आपका NO 0 हो जाएगा। NO तो बी वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है ना बेटा। ओ हाँ सर, ठीक है। सो सिमिलरली आप यहां पर क्या कह सकते हो, ये कितना हो जाएगा? b sin थीटा हो जाएगा। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस सर। मैं सिमिलरली कर दे रहा हूं, आप लोगों को खुद करना है ये। सिमिलरली OP इज इक्वल टू कितना हो गया? b sin थीटा, राइट? यस सर। सो अब देखो, इसके आगे का डेरिवेशन ऊपर है। इन ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल एम एन टी, समझ लो, बड़ा वाला ट्रायंगल जो है, समझ लो? यस सर। R इज इक्वल टू एम एन पी नहीं, सॉरी, एम ओ पी, वेरी गुड।
समझ लो बात, बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल MOP R इज इक्वल टू रूट एंड या R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ तो? Sir, a plus b cos theta, root under a plus b cos theta plus b sin theta. R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा MO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। कहां से है ये? Pythagoras. पाइथागोरस। पाइथागोरस है। ध्यान रखना बेटा, आड़ी टेढ़ी लाइन के लिए कभी भी निकालनी है, कुछ भी करना है, हमारे पास मेथड से देखी क्या पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव तरीका, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, है ना? समझ में आई बात? सो R स्क्वायर यस सर। MO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर दैट इज इक्वल टू MO कितना है? A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, और OP कितना है? B sin थीटा, ये हो जाएगा B Yes, sir. sin थीटा का होल Whole square. स्क्वायर, राइट? आया ना? Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। सो अब क्या करना है आपको, इसे सिंपलीफाई करके आंसर खुद से डिराइव करना है, मैं नहीं कर रहा इसका। छोटे बच्चों को कराता हूं तो पूरा करके दिखाता हूं, 11th क्लास में पूरा करके दिखाता हूं, इसके आगे का काम खुद से करो, कहां तक पहुंच पाते हो, कितना सिंपलीफाई कर पाते हो, अंत में बताऊंगा, फटाफट करो, ट्राई करो। सर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका आंसर क्या आएगा बता दे रहा हूं, ट्राई आपको खुद से करना है, और अभी आप ट्राई करते रहिए, धीरे धीरे लिखूंगा बड़े प्यार से आराम से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर हम थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाए थे नेटवर्क इशू के कारण सर, तो अभी तक क्या हुआ? बेटा कुछ नहीं हुआ, ये जो पेज दिख रहा है यही है, मैं खुद ही पहले पता कर रहा था कि अभी तक क्या हुआ आप लोगों की क्लास में, उसके आगे का शुरू किया मैंने, ठीक है? तो इस पेज पे ओके सर। डेरिवेशन हुआ, मतलब आपका r इज इक्वल टू फेस का प्लस b का प्लस 2b cos थीटा, उसका हाँ डेरिवेशन सर, आंसर निकल गया। भैया आगे बढ़े। यस सर, हो गया सर। सो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आया क्या कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है? यही आंसर आया ना? Yes, हाँ sir. सर। एक सेकंड दो मेरे को, मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करना चाहता हूँ, इस वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है ये देखने में। दिख रहा है? तो देखो ये अपने पास फॉर्मूला है ना? अब इस फॉर्मूले से हम लोग बहुत चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि यार क्या हुआ,
जो करना चाहता था वो वही। एक सेकंड और दो, गलत जगह कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, भी वही हो रहा है। Yes. समझ ही नहीं आ रहा कुछ। हाँ, तो ये मेरे पास क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अब देखो इस फॉर्मूले से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं कि अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा मैक्सिमम होगा, हाँ या ना, यस सर। Yes, sir. दैट इज इक्वल टू 1। और ऐसे में आपका r हो जाएगा बेसिकली रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सर a प्लस b हो जाएगा। हाँ, राइट, विच इज इक्वल टू a प्लस b। सिंपली जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का सम है ना। क्लियर है एकदम। वहीं अगर आपका थीटा 180 डिग्री है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिन लोगों को नहीं पता cos थीटा मिनिमम हो जाता है, इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, अभी के लिए मान लो कि cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो ऐसे में आपका जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू a माइनस b का मॉड्यूलस। आप बोलोगे सर मॉड्यूलस क्यों लगाया, कोई बताएगा मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट से आपका जो a है वो 3 है और b 5 है, तो r मीन कितना होगा, 2 होगा। यस a अगर 5 है और b 3 है तब भी r मिनिमम कितना हो जाएगा, 2। समझ में आई बात। बड़े में तो छोटा सा ब्रैकेट है, a माइनस b भी लिख सकते हैं इसको, और इसको कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ में आप ऐसे भी लिखो देखोगे a डिफरेंस b। हालांकि ये उतना स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कहीं लिखा हुआ देखे तो कंफ्यूज मत हो। ठीक है बेटा, ठीक है सर। बहुत समझ में आई बात। तो सर वो क्या बताए ए क्या ये ए डिफरेंस नहीं होता, मतलब ए और बी का ओके बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस ऐसे लिखने का एक और तरीका होता है। ओके, ठीक है बेटा। बेसिकली सर आप एक यूं समझ लो, ये आपका ए वेक्टर है, ये मान लो आपका बी वेक्टर, ठीक है, और ये है आपका एंगल। अगर आप थीटा को चेंज करोगे तो बी घूमेगा, इस सर्कल में घूमेगा, बी का हेड, हाँ या ना। हाँ सर और आपका रिजल्टेंट क्या होगा, ए के टेल से बी के हेड तक का डिस्टेंस, यही है ना रिजल्टेंट। तो आप उस इमेजिन कर सकते हो, बी घूम रहा है तो रिजल्टेंट का हेड भी घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके। हाँ, कैन यू इमेजिन दिस। यस सर। Yes, Yes, sir. सब लोग कर पा रहे हो। तो Yes, sir. जब ये बी इधर आ जाएगा उस वक्त आर सबसे छोटा होगा, मिनिमम डिस्टेंस सर्कल का फ्रॉम दिस पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. जीरो होगा तो आर सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, हाँ या ना, Yes, sir. है ना। जितना बड़ा थीटा होगा उतना आर छोटा होगा, राइट।
क्योंकि थीटा की वैल्यू सिर्फ 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जाती है। क्या कभी बोल सकते हो कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज इक्वल टू, लेट्स से आपको दे दिया जाए 230 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? नहीं होता है सर ऐसा। आप लोग ऐसा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। थीटा हमेशा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा? 0 डिग्री, और लेस देन किसके होगा? 180 degree. 180 डिग्री। समझ में आई बात? तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, आप देख रहे हो डिस्टेंस जो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पॉइंट से? यस सर। तो मतलब क्या होगा, आपका जो वेक्टर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री कितना होता है? 1 cos 90 डिग्री 1 होता है। चप्पल मारूं आपको? तो 0 0। ऐसे पाप नहीं करना है, ठीक है? तो इफ थीटा 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कितना होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा हो जाता है 0 एज cos थीटा इज 0। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो क्या बोलते हैं वेक्टर्स को? सर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स कह सकते हैं, और क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल कह सकते हैं। समझते हो ना बात को? यस समझ में आई बात? परपेंडिकुलर वेक्टर हो या ऑर्थोगोनल वेक्टर हो तो रिजल्टेंट कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री हो तो क्या बोलते हैं इनको? पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हो, यस सर। और क्या कह Yes, sir. सकते हो? लाइक वेक्टर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? राइट इसको क्या बोलोगे अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो? Sir, opposite vector. एंटी पैरेलल और Opposite. अपोजिट बोलते हो, नेगेटिव नहीं बोलते हो। समझ में आई बात? अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, ठीक है? और अनलाइक। समझ में आई बात? नाम याद रहने चाहिए ना, पता चला सब कुछ आता है, नाम गायब है, एग्जाम में नंबर कटेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेटा। फटाफट इसको कॉपी कर लो सब लोग। ओके सर सर वो बस एंगल वाला एक बार और बोलिएगा सर, वो जो रोटेशन वाला था। सर वो जो मतलब वेक्टर स्मॉल कब होता है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा कब होता है? देखो, समझो बात। यहां पर आपको ये दिख रहा है ना, ये इसी सर्कल में बी वेक्टर घूम रहा है, हाँ या ना? बी वेक्टर का हेड घूम रहा है, राइट? यस सर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का हेड तो एक ही पॉइंट पे होता है कि नहीं होता? हाँ सर वो भी होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड भी इसी सर्कल में घूम रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर सही है। अब तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर के टेल से लेकर रिजल्टेंट वेक्टर के हेड तक का डिस्टेंस, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के टेल से लेकर इस सर्कल के किसी पॉइंट का डिस्टेंस होगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये डिस्टेंस मिनिमम कहां पर है? यहां पर है, इस पॉइंट पर। यस सर। यहां पर थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ओ यस सर। हाँ वेक्टर का हेड जब यहां पहुंचेगा तो थीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और यस सर। हाँ यहाँ डिस्टेंस मैक्सिमम है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम है, तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। समझ में आई बात? ओ अच्छा ठीक है सर। है? बेटर है ना?
अच्छी थोड़ी सी प्रॉब्लम आज के वीडियोस में है क्योंकि मेरा कंप्यूटर नहीं है, मैं दूसरे कंप्यूटर पर चला रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास से वो भी ठीक होगा, ठीक है। सर आवाज प्लीज लास्ट हाँ सर तक लास्ट क्लास का जो वीडियोस था दोनों क्लासेस से मेरा मिस हो गया था, प्लीज उसका अपलोड कर दीजिएगा ना। मैसेज भी किए थे ग्रुप में बट नहीं हुआ। सर सर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री जब हो रहा है तब सर आर मैन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस ए क्यों होता है? क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया यहाँ पर देखो ध्यान से, इस जगह पर हम लोग रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव लिखते नहीं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव। ओके सर। तो आपका मतलब कभी भी आप 3 - 5 नहीं लिखोगे, इसमें भी आप रिजल्टेंट को 2 ही लिखोगे, इसमें भी आप रिजल्टेंट को 2 ही लिखोगे, समझ में आया? ओके सर। क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना बेटा, मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं ना, समझ रहे बात? यस सर। तो यहाँ पर हमें एक और इनइक्वालिटी के बारे में पता चला, बहुत जरूरी इनइक्वालिटी के बारे में, उसको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। कोई जानता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी? सर नहीं है सर, 10th में नहीं था, हम लोग 11th में है। वैसे ट्रायंगुलर है तो नहीं आपके समझ में, मुझे मालूम है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस, और यहाँ पे a माइनस b का मतलब मॉडुलस आ रहा है, ठीक है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का मतलब 3 चीजों को कंपेयर करना है और कुछ नहीं। कि दो वेक्टर्स की मिनिमम वैल्यू इतनी है और मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, तो बता रहा है कि दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करोगे तो जो मैग्नीट्यूड है वो इस रेंज में लाई करेगा, a माइनस b से लेकर a प्लस b के बीच में लाई करेगा, ठीक है। क्लियर? सर यही Yes, है sir. इनइक्वालिटी। इसी को कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो ये आपका एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, कोई दिक्कत? इसका आगे लिखना ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। वैसे ही मैं आपको बताता हूँ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कैसे बना। तो ये एक बार और एक्सप्लेन करिए ना। बेटा देखो, ये दो वेक्टर्स को जब आपने ऐड किया तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई? मॉड ऑफ ए माइनस बी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? ए प्लस बी। वही तो लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ, है ना? ओके ओके। ठीक है, बस इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब कोई मुझे ट्रायंगल से रिलेट करके समझा सकता है कि ये सच में ट्रायंगल से आया है या मन से बना? बस 3 चीजें थी तो हमने ट्रायंगल लिख दिया है, ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को कि यहाँ पे बस 3 चीजें थी तो ट्रायंगल लिख दिया, या असली में ट्रायंगल से है? दिखा, आगे बढ़ूं? मैं तो कॉपी कर लिया सबने। हाँ सर हो गया। देख, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, एक ट्रायंगल का एक साइड हमेशा बाकी दोनों साइड्स के सम से छोटा होता है, हाँ सर। हाँ सर। बाकी दोनों साइड्स के डिफरेंस से बड़ा होता है। हाँ सर याद आ गया। तो अब देखो, किसी ट्रायंगल के ही 3 साइड्स है ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर, आया ना? तो मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल से डायरेक्टली कि इसका मतलब आर जो है वो ए माइनस बी से बड़ा होगा और ए प्लस बी से छोटा होगा। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? यस सर। यस सर। सिंपल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी नहीं है, फालतू इतनी मेहनत करके पहुंचे नहीं आप, है ना? आया सर ना? पर इक्वल तो कैसे होगा सर? इक्वल थोड़ी होगा। इक्वल इस केस में होगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये आर वेक्टर। ट्रायंगल चिपटा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़े। यस सर। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे पैरेललोग्राम में।
देखो यार, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में अगर आप बात करोगे तो मुझे एक चीज बताओ, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहे थे, हमने ट्रायंगल का यूज करके बोला पॉइंट ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो नेट ए से सी तक गया, राइट है ना? हाँ सर। लेकिन जब फोर्स के बारे में बात करें तो अगर कोई बोलता है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमने इसको 2 फोर्स लगाया, एक इधर एक इधर, और मैं बात, इस फोर्स का नाम दे दिया मैंने लेट से F1 वेक्टर, और इस फोर्स का नाम मैं दे दिया लेट से F2 वेक्टर। तो आप मुझे बताइए इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स किधर लगेगा? मतलब एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं चाहिए, पर नेट फोर्स किधर लगेगा? क्या तो मिडिल में कहीं। दोनों के बीच में कहीं लगेगा ना? जिधर यस ज्यादा सर। होगा सर। दोनों के बीच में कहीं लगेगा, और किसकी तरफ ज्यादा होगा? यस F1 सर। ज्यादा होगा कि F2 की तरफ ज्यादा होगा? सर F1 की तरफ। क्योंकि F1 बड़ा है यस सर। ना? तो बेसिकली यहीं से जन्म हुआ पैरेललोग्राम लॉ का। उसने बोला एक काम करो, F2 सर ये समझ में नहीं है सर। वापस आना, इस पॉइंट पे अगर आपने एक फोर्स लगाया इधर, ये मेरा F1 वेक्टर, ठीक है? डायग्राम छोटा होने से ना समझ में नहीं आता, मेरे से मेरी गलती, डायग्राम छोटा बन गया। और आपने तो बताओ इसको नेट फोर्स इधर ही लग रहा है, F1 की तरफ ही लग रहा है ना? यस सर। मैंने इसमें एक फोर्स और लगा दिया छोटा सा इधर, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? दोनों के बीच में कहीं भी लगेगा। समझ रहे हो इस चीज को? हाँ सर। लेकिन सर यही समझ में नहीं आ रहा सर, बीच में फोर्स, सर डायरेक्शन तो उधर है। बीच में ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं, चलो ट्रायंगल से पैरेलल आ ही जाएगा। बट अगर हम समझ में, जिन लोगों को ऐसा दिखता है उन लोगों के लिए है, बाकी जिसको नहीं दिखता वो देखने की कोशिश करें, इग्नोर नहीं करना। समझो आप मुझे बताओ, आपने बॉल को इधर धक्का लगाया तो बॉल इधर जाएगी, साथ में आपने दूसरे पैर से बॉल को इधर भी किक मार दी हल्की सी, तो बॉल कहाँ जाएगी? फिर बीच में ही कहीं रह जाएगा। इसमें कहीं जाएगी ना। एक पैर से धक्का लगा के आपने इधर भेजा, एक पैर से धक्का लगा के इधर भेजा, तो बॉल कहाँ जाएगी? दोनों के बीच में कहीं जाएगी ना, कहीं और चलेगी। हाँ सर, कहीं भी जा सकता है पर बीचों बीच जाएगा। बीचों बीच नहीं जाएगा, बीच में कहीं पर जाएगा, राइट? हाँ सर, F1 की तरफ भी जा सकता है, F2 की तरफ भी। हाँ। अब किसकी तरफ ज्यादा जाएगा? जिधर फोर्स ज्यादा लगा होगा उधर जाएगा ना। ज्यादा फोर्स किधर है? F1। ज्यादा फोर्स किधर है? F1 की तरफ है कि नहीं है? सर F1 के लिए F1 F1 की तरफ है ज्यादा फोर्स, तो चांसेस ये है कि बॉल F1 की तरफ जाए। दोनों के बीच में जाएगा पर F1 की तरफ ज्यादा जाएगा, राइट? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर, अब समझ गया। तरीका ये बनाया गया कि आप F1 के हेड से, सॉरी F2 के हेड से F1 के पैरेलल लाइन खींचिए, F1 के हेड से F2 के पैरेलल लाइन खींचिए। समझ में आई बात? पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना? हाँ सर। यस सर। अब इन दोनों के कॉमन टेल को यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो ना दोनों के पैरेलल लाइन से, उससे मैच कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका R1। ठीक है? सर ये वाला बीच है, मैं सोचा कि वो डॉट में क्यों रह जाएगा, मैं उसे बीच समझ रहा था। दोनों के डायरेक्शन, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो पैरेललोग्राम लॉ। देखो पैरेललोग्राम लॉ ने क्या कहा, एक वेक्टर ले लो, ए वेक्टर ऐसे, दूसरे वेक्टर को, यार ए वेक्टर के कुछ लोगों की तकलीफ ये थी कि आपने दूसरे वेक्टर की पूंछ को एक वेक्टर के मुंह में बांध दिया। मजाक की क्या, हंसी लगा दोगे क्या? तो उन लोगों का वो नहीं, ऐसा नहीं कर। हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर की पूंछ को पहले वेक्टर की पूंछ से ही बांधेंगे। अरे बड़ा मुश्किल है, एक सेकंड। तो दूसरा वेक्टर को की पूंछ, जो बी वेक्टर उसकी पूंछ को ए वेक्टर की पूंछ से ही बांधेंगे, ऐसे बांधेंगे। समझ में आया?
उसके बाद बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन खींचेंगे और ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को दोनों के कॉमन टेल से मैच कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर बन जाएगा। समझ में आई बात? सर ये हमको बताएगा मतलब किस डायरेक्शन में बॉल जा रहा है। हाँ, किस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, कितना नेट फोर्स लगेगा, ये दो वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका। देखो, दो वेक्टर्स को जोड़ने के दो तरीके, एक ट्रायंगल लॉ से जोड़ सकते हो, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ सकते हो। और अब मैं प्रूफ कर दूंगा कि दोनों सेम है, तो दिक्कत तो नहीं होगी इसके बाद। नो सर। अब देखो दोनों सेम क्यों है, क्योंकि सोचिए अगर ये बी वेक्टर है तो क्या ये बी वेक्टर है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर, हाँ हाँ सही है, सही है। वाले हाफ को छोड़ दो तो एक ट्रायंगल लॉ ही बनाना, कि कुछ और बने। हाँ सर सेम है। सेम ही है ना, तो दिस इज सेम एज ट्रायंगल। इसलिए अगर आपको रिजल्टेंट का डेरिवेशन करना है तो ऊपर ही दो लाइन एक्स्ट्रा खींचो, बाकी काम वही करना है तो ट्रायंगल लॉ में लिखो। समझ में आई बात? डायग्राम जो देखो दिखा, ये जो आपने डायग्राम बनाया था ना ट्रायंगल लॉ के लिए, यस सर। मतलब सर एनपी का पैरेलल और एमएन का पैरेलल। इसी में आप यहाँ बी वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस बी वेक्टर को डॉटेड बना देंगे। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अलग से है। सेम है, पैरेललोग्राम लॉ का डेरिवेशन हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। और सर मतलब डेरिवेशन भी सेम। हाँ, ऊपर बस दो एक ट्रायंगल और जबरदस्ती दिखाना है। पैरेललोग्राम लॉ जरूरत नहीं है उसकी जबरदस्ती। कुछ लोगों को परेशानी थी कि नहीं आपने हेड से टेल को कैसे बांध दिया, नहीं दोनों की टेल को साथ में बांध दिया। ठीक है, दोनों की टेल को साथ में बांध दिया। हालांकि इसका बाद में यूजेस आते हैं। इनफैक्ट आपको ये भी पता होगा जब आपका वेक्टर का डेफिनेशन लिखा गया तो क्या लिखा गया, वेक्टर फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये नहीं लिखा है कि वेक्टर्स फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ को ज्यादा बेसिक मानते हैं। ठीक है सर हम लोग बट सर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही लिखे थे। ठीक है, चलो वो भी। तो क्या है ये, सेम एज ट्रायंगल लॉ है, कोई कुछ भी इसमें नया नहीं होने वाला। ओके बेटा, कोई दिक्कत? ओके, तो अब आते हैं हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, वेक्टर एडिशन का ही पार्ट है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, ठीक है बेटा। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ अपने मन से, भूल जाओ अपने 11th क्लास में क्या था। आपसे मैंने बोला एक फार्मर है जो 10 मीटर ईस्ट गया और उसके बाद 3 मीटर्स वेस्ट चला गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसको बताइए? 7 मीटर। कैसे निकाला? सर 7 meters which ईस्ट सही से बोलो। प्लस 7 मीटर ईस्ट। कैसे निकाला? सर दोनों के डायरेक्शन को देख के उसमें से एक वेक्टर सब्ट्रैक्ट की। सर नेट डिस्टेंस निकाले सर। आपने बोला 10 मीटर ईस्ट गया 3 मीटर वेस्ट, है ना? सर ये तो वेस्ट की तरफ होगा ना सर इसका डायरेक्शन। कैसे बेटा? यहां से शुरू किया, 10 मीटर ईस्ट गया 3 मीटर वेस्ट गया, तो नेट कितना गया, किस डायरेक्शन में गया? सर ईस्ट में जाएगा 7 मीटर। 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। 7 मीटर किस डायरेक्शन में? सर ईस्ट की तरफ। ईस्ट डायरेक्शन। 7 मीटर ईस्ट। ठीक है, चलो, तो फोर्स है 10 मीटर ईस्ट और 3 मीटर वेस्ट।
ठीक है, तो नेट कितना कितना हो गया 7 मीटर। बेसिकली आपने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, राइट, है ना, यस सर। पर अपने दिमाग में सब्ट्रैक्शन किया, है ना। यस सर। आप मुझे बताओ, कभी आपसे मैं बोलूं 249 प्लस 98 क्या आएगा आंसर, फटाफट बताओ, फटाफट बोलो। सर 347। 347। कैसे किया आप लोगों ने, कैसे, किसी ने ऐसा तो नहीं किया 249 98 ऐसे तो नहीं कर रहे हो ना 7? नहीं सर, नहीं सर, पहले 300 पूरा किया उसके बाद। अरे बाप रे, 3 मिनट पूरा किए, ये नहीं देखा है 98 है, 100 से 2 कम है, यस सर, 100 ऐड किया फिर 2 माइनस कर। वही ना किए, 349 में इसको सब्ट्रैक्ट किए ना, आया ना। यस। तो बेसिकली आपको पता है कि दो चीजों को ऐड करने के लिए कई बार सब्ट्रैक्शन का भी यूज करते हैं हम, है ना। यस सर। वहीं पे अगर मैं आपसे बोल दूं, नहीं मुझे बताओ 338 माइनस 97 क्या करोगे? सर -100 कर देंगे फिर +3 कर देंगे। माइनस 100 करके प्लस 3, राइट, कितना आ जाएगा? सर 241। 241, राइट, Yes. है ना। यस। तो वही काम हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन में भी हमें करना है। हमें बोला गया दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। यहाँ तो हम बहुत काफी कॉम्प्लेक्स चीजें कर रहे थे, यहाँ बहुत आसान चीज करनी है। हमने बोला यार दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना आता ही नहीं, सिखाया ही नहीं किसी ने, सिखाया किसी ने नहीं सिखाया अभी तक, तो क्या करें, कोई बात नहीं, इसको हम लिख देंगे ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ओहो, हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. ऑपोजिट Yes, डायरेक्शन। sir. मतलब क्या है, अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो ट्रायंगल लॉ से कैसे होगा, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है ना। तो मेरा ये जो वेक्टर आता है, ये क्या आता है, रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। लेकिन मुझे निकालना नहीं है, मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मुझे किसी ने ज्ञान दिया, काम कर, तू पहले तो माइनस बी वेक्टर ले, मैंने ओके, वो बी वेक्टर था तो ये माइनस बी वेक्टर है ना। हाँ सर। Yes, sir. ये माइनस बी वेक्टर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे दोनों का, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे सर। ये क्या हो जाएगा, इसको रिजल्टेंट बोलेंगे क्या, नहीं, इसका कोई नाम ऐसा नहीं है, पर मैं इसको डिफरेंस वेक्टर बोलता हूँ, तो ये डी वेक्टर बोलता हूँ, ये स्टैंडर्ड नहीं है डी वेक्टर, ठीक है बेटा। ओके माइनस बी वेक्टर लिखा है, डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, ए वेक्टर माइनस बी, है ना, है ना। यस सर। अब हाँ, देखो sir. मैग्नीट्यूड तो निकालना है ना दोनों का, यहाँ एंगल थीटा था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, राइट। तो यहाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया था, फॉर्मूला क्या था बताओ तो जल्दी जल्दी। सर रूट Sir, ओवर a ए square स्क्वायर plus b square plus 2ab cos theta. 2ab cos, राइट, है ना। Yes, sir. यहाँ पर एंगल कितना है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में, बताओ तो। Sir, theta. क्या मैं इस एंगल, नहीं sir, 180 minus theta. क्या ये अल्फा ही है दोनों के बीच का एंगल, है ना। और अल्फा कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है मालूम है आप लोगों को, ये होता है माइनस cos थीटा। ये आपको एक फॉर्मूला दे दिया मैंने यहाँ, ठीक है, इस चैप्टर सर में। नहीं क्या हाँ? क्या हो
क्या सर नहीं आया सर, अल्फा से क्या किया उसका समझ में नहीं आया। अल्फा से कुछ किया नहीं होगी तक, मैं अल्फा बस बताया हूँ, बोल रहा हूँ कि एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। दिस इज अ फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर हम लोग को पढ़ा दिया है सर ने। हम कुछ ज्यादा लोगों को पढ़ा दिया, कुछ लोगों का भर दिया, तो मैं, ठीक है, समझ में आई बात? आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रहा है। Yes, sir. हाँ सर। तो मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला होता है, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको मैंने बता दिया कि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। तो अल्फा कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस minus 2ab cos theta. ab cos अल्फा, Yes sir, cos alpha. यस सर। और cos अल्फा कितना है, माइनस cos थीटा है यस सर। ना। cos अल्फा कितना है, माइनस cos थीटा है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये हो गया आपका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। Okay sir. वहां पे प्लस था, यहां पर माइनस, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल थीटा की जगह 180 डिग्री माइनस थीटा, ओके बेटा। ओके सर। Okay sir. फटाफट कॉपी करो फिर आगे बढ़ेंगे। अब सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट आने वाला है। कुछ लोग क्लास छोड़ दिए, 2 लोग अभी इस टाइम पे जब असली चीज सीखने की है। Yes sir, हो गया. सर हो गया सर। डन। अच्छा, ये ट्रायंगल लॉ से हो गया है ना। ट्रायंगल लॉ कैसे काम किया, इस तरीके से। अब देखो यार, थोड़ा सा ना मतलब सोचो, आपको ट्रायंगल लॉ में मैंने बोला मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है ना। मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना, राइट है ना, ये करना है। हाँ सर। Yes sir. मुझे एक बात बताओ, आपको अगर मैं बोलूं 1000 में से 998 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या करना है? सर 2। 2 तो आया, ठीक है, बट किया कैसे? क्या आपने सच में सब्ट्रैक्ट किया? सर 2 ऐड करने से वो भी 1000 हो जाएगा। आपने ये सोचा कि क्या ऐड करने से 1000 हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ सर। देखो ट्रायंगल लॉ में तो बढ़िया है, ऐसे करके आपने कर लिया, बी माइनस बी वेक्टर लगा के ये लिखा, ये क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। Yes. पर अगर मैं पैरेललोग्राम में करने जाऊं तो प्रोसेस तो सेम है। पैरेललोग्राम लॉ से सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, देखो ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर, मैंने बोला माइनस बी वेक्टर बनाओ, ये हो गया माइनस बी वेक्टर, है ना। फिर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा, इसको ऐसे लगाऊंगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा, डिफरेंस वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। यस सर। और ऊपर मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो ये क्या आएगा, रिजल्टेंट है। ए प्लस बी। हाँ सर। तो मुझे बताओ ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम और नीचे वाला पैरेललोग्राम सेम है कि अलग है? सर सेम होगा सर। सेम है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, ध्यान दो, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ये क्या हुआ मेरा आर वेक्टर, है ना। हाँ सर। और ये हो गया मेरा डिफरेंस, राइट।
यस और नो? यस सर। मतलब कि वन डायगोनल इज रिजल्टेंट एंड अदर इज डिफरेंस। डिफरेंस। अब देखो रिजल्टेंट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, डिफरेंस में कंफ्यूजन होता है, सर ये डिफरेंस है या उल्टा वाला डिफरेंस, राइट? कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। Yes, sir. इसलिए मैं जो यहां समझा रहा था उस पे आते हैं। मेरे पास दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है, ठीक है? अब आप सच में इसमें हर बार माइनस बी वेक्टर बना के फिर पैरेललोग्राम बना के फिर डिफरेंस निकालोगे, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर लगेगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, ठीक है? तो क्या करना चाहिए हमें? फास्टर मेथड। हमें सोचना चाहिए मेरे को 1000 में से 998 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ 998 में क्या ऐड करूं तो 1000 बन जाए, है ना? हाँ सर। मेरे को ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ बी वेक्टर में क्या ऐड करूं तो ए वेक्टर बन जाए। तो मुझे पता क्या दिखा? मुझे दिखा यार यहां पहुंचना है, यहां पहुंच चुका हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? डिफरेंस वेक्टर हुआ कि नहीं? यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस सर क्या बोले सर, समझ में नहीं आया। समझ में आया? देखो मैंने बोला ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर। मैं कैसे सोचता हूँ डिफरेंस वेक्टर के बारे में, दो वेक्टर्स को ऐड करने के बारे में कैसे सोचता हूँ कि मेरे को बेसिकली दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉस ऐड करता है, कैसे सोचता हूँ? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, तो नेट यहां से यहां गए, हाँ या ना? हाँ सर। मैं यहां सोच रहा हूं कि बी में क्या ऐड करूं तो ए बन जाए, है ना? तो बी वेक्टर Yes, sir. मेरे को ऑलरेडी यहां से यहां तो पहुंचा चुका है, मेरे को यहां पहुंचना है, तो ये आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. फास्ट हुआ कि नहीं हुआ? वहीं अगर ओ हाँ सर। ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर दे रखा है, लेट्स से मुझे बताना नहीं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बताओ, मैं क्या बोलूंगा? ए में क्या ऐड करने में बी बनेगा? तो सर ए में यहां पर है, यहां पहुंचना है, ये मेरा हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये भी डिफरेंस है कि नहीं है? बी माइनस ए है, ए माइनस बी। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. और खेलना इस चीज के साथ अपने से, ये नहीं कि सर ने क्लास में बता दिया कहानी खत्म। खुद से नहीं खेलोगे ना, खेलना मतलब क्वेश्चन नहीं हुआ इसको, खेलना है। अच्छा ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, समझ में आई बात? ठीक है बेटा, थोड़ा सा खेल के देखिए ताकि चीज डेवलप हो आपके अंदर। अब देखो तुम्हें ट्रायंगल में भी फटाक से बता सकता था, सॉरी पैरेलल लॉ में भी फटाक से बता सकता था कि ये वाला वेक्टर जो है ये डिफरेंस वेक्टर होगा, उल्टा नहीं होगा, हाँ ना? यस इसी तरीके से कंफ्यूजन बताने के लिए, फास्ट करने के लिए चीजों को, है ना? मेरा लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये है कि मैं कैसे डिसाइड करूं कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट है और कौन सा डिफरेंस। तो मेरे को कई लोगों ने जवाब दिया है जब मैंने क्लास में पूछा है कि जो बड़ा होगा वो रिजल्टेंट होगा और जो स्मॉलर होगा वो डिफरेंस होगा, हाँ या ना? बड़ा वाला डायगोनल Yes, sir. छोटा वाला डायगोनल डिफरेंस है ना? ये सरासर गलत है, ये एकदम गलत है। सर दोनों इक्वल होगा। नहीं, दोनों इक्वल क्यों सर? क्यों गलत है बता दो। अगर मेरे पास, मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा वापस से, इसके बीच चिंता ना करो। अगर मेरे पास एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, हाँ या ना? और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो कि डिफरेंस वेक्टर है वो होगा ये। अब कौन सा बड़ा हुआ? डिफरेंस बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हुआ ना? Yes, sir.
इसलिए कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि बड़ा वाला वेक्टर रिजल्टेंट हो और छोटा वाला वेक्टर डिफरेंस हो। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। इफ दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा इज एक्यूट, तब तो आपका रिजल्टेंट डिफरेंस से बड़ा होगा। एंड इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा हो गया दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, तब डिफरेंस आपका बड़ा हो जाएगा रिजल्टेंट से। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो आपका रिजल्टेंट और डिफरेंस इक्वल होगा, होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि सर एक रेक्टेंगल के दोनों डायमेंशन का लेंथ बराबर होता है कि नहीं होता? यस सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, हाँ सर। क्लियर है? तो एक बार फटाफट कॉपी कर लो। जो देखी, जादू देखा किसी ने? नहीं देखा? दिखाऊं? सर क्या जादू? Yes, sir. खाली आते खाली आते खाली आते, देखो देखो। सर बहुत अच्छा जादू सर था सर। बता रहे हैं? सर ग्रीन स्क्रीन हटा लीजिए, सब कुछ दिख जाएगा। यस सर। सर आपको हॉस्पिटल में ठीक रहा, मतलब सब ट्रीटमेंट? हाँ बेटा, सब ठीक है। सर क्योंकि आसनसोल में कुछ ज्यादा फैसिलिटीज है नहीं। ठीक है बेटा, लेट्स लीव इट। सर नेक्स्ट पेज सर। मेरे को अभी भी बेड रेस्ट का हुआ डॉक्टर, अब रहा नहीं जा रहा है, तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़े, कॉपी हो गया है? यस हाँ सर। सर नेक्स्ट पेज। थीटा 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट और डिफरेंस इक्वल होगा। ठीक है बेटा, हाँ सर हो गया। चलो फिर कॉपी हो गया ना ये वाला भी? नहीं हुआ तो कर लो। सर आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है सर? ये करा था विक्टर है, और बहुत गोल गोल क्यों सड़कें हैं? आगे बढ़े, यस सर हाँ हो सर हो गया। गया। चलो तो रिजल्टेंट आ ही गया, डिफरेंस आ ही गया, ठीक है। तो अब कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना? आपका जो Yes, sir. आपका जो डिफरेंस है ना बेटा, वो भी a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है और a प्लस बी से छोटा होता है, इक्वल टू ए। क्योंकि करना क्या बेसिकली, एंगल ही तो चेंज हुआ है, थीटा की जगह अल्फा हो गया है ना। बस मैक्सिमम कब होगा? डिफरेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। यस सर। इट इज मिनिमम व्हेन थीटा इज 0। जब थीटा 90 डिग्री हो जाए
तो ऐसे में आपका डिफरेंस कितना होता है, ये भी होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, हाँ सर ठीक है। ये सब फास्ट तो नहीं लग रहा ना? सर ठीक है, थीटा 90 डिग्री हो गया तो चलो। और क्या देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और क्या सीख सकते हैं? अब कुछ और प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा देखो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब कि वेक्टर में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन, ठीक है? यस Okay. हाँ सर। समझ बात। और दूसरी चीज ऑब्वियसली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगला पॉइंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। पहले ए और बी को ऐड करो या पहले बी और सी को ऐड करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सर मतलब नॉर्मल एडिशन जैसे हम लोग ऑर्डर में कर सकते हाँ मतलब ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? सर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या सर बोलते वो कम्यूटेटिव। हैं? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होता है। और ये क्या है? सर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। लिख लेना पूरा, ठीक है ना? यस कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है? ये आपके तीनों इनकी कुछ प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, इसके लिए आपको थोड़ा आगे एक और टॉपिक पढ़ना होगा, उसके बाद आएंगे यहाँ पे। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? यस यस सर। चलो फिर एक और लॉ है एडिशन का। एडिशन का एक लॉ और बचा, वहां तक चलें? Yes, sir. चलो, तो अगले लॉ का नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ये पॉलीगन लॉ क्या कहता है पता है आपको? पॉलीगन लॉ कहता है कि मान लो हमें दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करना है, एडिंग मोर देन टू वेक्टर्स। अगर दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने हैं तो क्या करेंगे? देखो भाई, मेरे पास एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर। ए वेक्टर ने कहा आदमी यहां से चलकर यहां तक पहुंचा, यही ने कहा, आया ना? Yes, sir. इसमें मैंने एक ऐड किया बी वेक्टर, तो बी वेक्टर हो गया ऐसा। इसमें मैंने ऐड किया एक और सी वेक्टर, तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बता रहा है कि आदमी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच चुका है ना? हाँ सर। Yes, sir. सी वेक्टर ऐड करेंगे तो क्या होगा? सी वेक्टर ऐसे ऐड कर देंगे तो मतलब क्या है, अब आदमी यहां तक पहुंच गया, आया ना? हाँ सर। एक और डी वेक्टर लेट से ऐसे ऐड कर दिया डी वेक्टर को, ठीक है? तो आदमी यहां तक पहुंच चुका है। लेट से ये ई वेक्टर एक और है, तो आदमी यहां तक पहुंच चुका है। ये मेरे 5 वेक्टर हो गए हैं, आया ना? Yes, sir. यस सर। तो आदमी नेट कहां से कहां तक पहुंचा? यहां से लेकर यहां तक,
Yes, sir. Yes, sir. तो सबका रिजल्टेंट को ऐड कर देंगे क्या? है ना? तो बेसिकली आप ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंड कर दो, पॉलीगन लॉ बन जाता है। उससे आपको क्या मिल जाता है? दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका मिल जाता है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है? Okay, sir. ओके, तो अब कुछ और प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में के अलॉन्ग नहीं है। समझ में आई बात? हैविंग देयर रिजल्टेंट 0 इज 3। अगर मेरे पास कुछ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो मिनिमम वेक्टर्स जिनका यूज करके मैं नेट रिजल्टेंट को 0 बना सकूं, उसे क्या बोलेंगे? तो क्या होगा? 3 होगा। कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स जो नॉन कोलिनियर है उनको जोड़ के आप कभी 0 नहीं बना सकते। कैसे बनाओगे आप? ये मान लो एक ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर नॉन कोलिनियर, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग है ही नहीं, ऐसा कहीं होगा? तो इस लाइन के अलॉन्ग कितना भी डिस्टेंस चले जाओ, वापस से एक ही टेल तक पहुंचोगे क्या? No, sir. तो कभी रिजल्टेंट ए और बी का कभी 0 हो सकता है क्या? No, sir. इस केस में 0 हो सकता है जब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है ना? Yes, इस केस sir. में 0 हो सकता है, और ये दोनों तो कोलिनियर हो गए ना? Yes, sir. चलो, तो क्या तरीका है रिजल्टेंट को 0 बनाने का? तीसरा वेक्टर बनाओ, सी वेक्टर, जो यहाँ पहुंच जाते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है? अगला पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये लास्ट पॉइंट एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए ना एक और बार। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को तीनों वेक्टर को सम अगर 0 बनाना है तो ट्रायंगल को क्लोज करना होगा कि नहीं करना होगा? यस सर। ट्रायंगल को क्लोज करने के लिए 3 साइड तो लगेगी कम से कम। यस सर। मिनिमम 3 वेक्टर लगेंगे रिजल्टेंट को 0 करने के लिए। यस सर, यस। ठीक है, चलो अगला। मतलब दो वेक्टर्स का सम 0 हो सकता है, पर उस केस में दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएंगे, राइट? हाँ सर, वो सेम लाइन में हो जाएगा। अगला, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर समझते हो? सर सेम प्लेन पे लाई करने वाला। हाँ, अब यहाँ थोड़ा समझाना ऑनलाइन में मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे 3D का जरूरत होता है। देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स विद रिजल्टेंट 0। मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर जिसका रिजल्टेंट 0 हो जाए, क्या होगा? वो होगा आपका 4। मतलब आपके 3 वेक्टर्स जो है ना, जब 3 वेक्टर्स का सम 0 हुआ तो कैसा हुआ? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और तीसरे वेक्टर को इसी प्लेन में लाई करना पड़ा ना। ट्रायंगल बनाना भाई। Yes, हाँ sir. सर, यस। ट्रायंगल तो प्लेनर फिगर है। तो अगर नहीं चाहिए, प्लेनर नहीं चाहिए, तो क्या करोगे? यहां से एक वेक्टर को थोड़ा सा बाहर निकाल दो। बाहर निकालने का मतलब समझो आपकी स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ठीक है? समझ में आई बात? और उसके वहां से इस डॉटेड लाइन से, मतलब ये इस प्लेन में नहीं है, यहाँ पर एक सी वेक्टर और है जो थोड़ा सा बाहर आ रहा है। बाहर आने वाले वेक्टर कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, है ना? ओके सर। डॉट से बनाते हैं, और वहां उसके हेड से ये इधर आ गया, ये डी वेक्टर हो गया। तो बना के नहीं बना? चार से बन गया कि नहीं बन गया? सर पर ये तो डिफरेंट प्लेन में आ जाएगा ना। नहीं तो चाहिए सेम। नॉ क्या लिखा है? सॉरी, नॉन लिखना भूल गए। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर लिखना था, ठीक है? मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स with resultant 0 is 4. Very good.
पूरा ही गलत समझ में आया होगा आपको। सुनो बात, अगर ट्रायंगल बनाना तो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तो ट्रायंगल बना नहीं सकते, उससे ज्यादा साइड्स कितने लगेंगे, कम से कम 4 है ना। हाँ सर ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, अब इजी है ना ये। हाँ सर। तो सर पर डी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों तो एक ही मतलब कोई भी दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, कोई भी दो वेक्टर ले लो तो एक प्लेन बन जाएगा। ओके। आगे बढ़े, यस सर। सबने कॉपी कर लिया। यस सर, हाँ हो गया। यस सर। तो पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन भी हो गया, इसके ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टीज भी हो गई। सर पर पॉलीगॉन लॉ से कैसे निकालेंगे सर रिजल्टेंट? अगर आपको पॉलीगन लॉ नहीं पता होगा तो आप ये इस तरीके से जोड़ के जीरो होगा कैसे बताओगे, या इस तरीके से जोड़ के जीरो होगा कैसे बताओगे? पॉलीगन लॉ पता है तभी ना कर पाओगे। इसलिए पॉलीगन लॉ पढ़ाना पड़ा। पॉलीगन लॉ का कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसमें आपको बहुत मेहनत हो जाती है, कुछ जगहों पे काम आता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। अगली प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी सी सर पॉलीगॉन लॉ में सिर्फ वेक्टर्स ऐड करना पड़ता है क्या? पॉलीगन लॉ में वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ऐड करना पड़ता है। वेक्टर्स का क्या होगा, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड नहीं बेटा, उसका करीब उसका कोई फॉर्मूला नहीं है उसके लिए, वहां पर कोई फॉर्मूला है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सर अभी सिर्फ डेफिनेशन मतलब वो क्या है बस वही बताइए। हाँ बस ये बता रहे हैं कि हाँ इस तरीके से वेक्टर अगर कभी आसानी से जोड़ पाओ तो जोड़ पाओ। ओके सर। ठीक है, अच्छा अगला, इफ n कोप्लेनर वेक्टर्स making equal angles with adjacent vectors are added, the resultant is 0. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, मेरे को बचपन में आसान लगा था, पता नहीं कुछ लोगों को क्यों कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि लेट्स से एक मैं बहुत सारे वेक्टर्स है, सबका टेल मैंने जोड़ दिया और वो वेक्टर्स, अच्छा इन कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर मेरे पास कुछ इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, मैं उसको वापस ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स से मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं शुरुआत में, ये एक वेक्टर हुआ, ये दूसरा वेक्टर हुआ, ये तीसरा वेक्टर हुआ। तीनों के बीच में एंगल कितना होगा अगर इक्वल इक्वल है तो? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। चप्पल खाओगे? तो 60 होगा, 60 60 होगा। अभी हो गया, कितना एंगल है ये? सर ये ऑब्ट्यूज है सर। 120। यस सर। 120 120 राइट। तीनों वेक्टर्स का लेट्स से मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, तीनों वेक्टर्स का लेट्स से मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीनों के बीच में एंगल ही बराबर बराबर है ना। तो ये पॉइंट कह रहा है इन तीनों का सम 0 होगा।
अब कुछ लोगों को लगता है तो होगा ही होगा, इसमें क्या बताने वाली बात है। कुछ लोगों को लगता है कैसे, वो लॉजिक बहुत बेसिक लेवल से ढूंढना शुरू कर देते हैं। कई लोग बोलते हैं यार दिक्कत हो रहा है जीरो। दोनों ही तरीके थोड़े गलत हैं, दोनों को बीच में आना होगा। प्रॉपर्ली लॉजिकली भी एक्सप्लेन करना समझ में आना चाहिए, और फिर रियलिटी हाँ जीरो हो गई। ठीक है, तो हम दोनों चीज की कोशिश करते हैं जितना करते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री तीनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, इसका रिजल्टेंट जीरो के अलावा कुछ और हो सकता है क्या? किसी को लगता है कुछ और निकाला जा सकता है इनका सब? पहले मैं फील्ड डेवलप करने की कोशिश करूँ। तीन फोर्सेस हैं, बराबर एंगल पे लग रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहीं हिलेगा? नहीं सर। नो सर। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट लगा दूं, ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा? नहीं सर। नहीं जाएगा ना। तो वही बात तो कह रहे हैं कि भैया नेट इंटरनेट सब जीरो होगा, कहानी खत्म। ठीक है, यस सर। यस सर। अब कई लोग इसको बोलेंगे नहीं सर मुझे और एक्सप्लेन, तो मैं बोलूंगा देखो भैया, यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको कहते हैं सिमेट्री आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? सिमेट्री आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है लॉजिक देना, कि अपना अपना आर्ग्यूमेंट रखना। समझ में आई बात? सिमेट्री आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है देखो भैया, ये तीनों वेक्टर्स इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, अपनी स्क्रीन के प्लेन में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तीनों वेक्टर्स यस सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। स्क्रीन के बाहर तो निकल ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है, है ना? Yes, sir. स्क्रीन के प्लेन में ही रहेगा। ओके, अब स्क्रीन के प्लेन में रहेगा तो मुझे बताओ, वो क्या रिजल्टेंट का एक डायरेक्शन ए में हो सकता है, एक डायरेक्शन में हो सकता है क्या रिजल्टेंट? नहीं सर। अब क्यों नहीं हो सकता? सर आप क्वेश्चन क्या बोले सर, और एक बार रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूं क्या रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन में हो सकता है क्या? नहीं सर। क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि फिर बी और सी के भी तो होना चाहिए। सर तीनों इक्वल एंगल में है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो। क्योंकि अगर ए के अलोंग होगा तो बी के अलोंग क्यों नहीं होगा, यस सर। या सी के अलोंग क्यों नहीं होगा? तो ए के अलोंग नहीं हो सकता, बी के अलोंग भी नहीं हो सकता, सी के अलोंग भी नहीं हो सकता। ओके, तो क्या रिजल्टेंट ए और बी के बीच में हो सकता है? नहीं सर, तब ए और सी के बीच में भी होता है सर। अगर ए और बी के बीच में होगा तो ए और सी के बीच में क्यों नहीं होगा, या बी और सी के बीच में क्यों नहीं होगा? तो सिमेट्री आर्गुमेंट कहते हैं यार ये जो रिजल्टेंट आएगा ना, इसका कोई डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, इसको इसी प्लेन में रहना है, और इस प्लेन में ना तो ये ए के अलोंग हो सकता है, ना बी के अलोंग हो सकता है, ना सी के अलोंग हो सकता है, ना इनमें से किसी दो के बीच में हो सकता है। मतलब क्या है? यस सर। इसका कोई डायरेक्शन होता ही नहीं। हाँ सर, नहीं होता है। यस सर। इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग वेक्टर है। ये कैसा है? इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? ऐसा कोई वेक्टर जानते हो जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है? नहीं सर। सर नल वेक्टर। हाँ, नल वेक्टर implies no possible direction, that means वेक्टर जो होगा वो नल वेक्टर। ठीक है, समझ में आई बात? सर इसे मैग्नीट्यूड इक्वल होना मस्ट है ना? हाँ, मैग्नीट्यूड इक्वल होना मस्ट है। मैं गलत नहीं लिखा था तो गलती को वापस करेक्ट किया ना उसने, मैंने बताया। ठीक है, अब देखो सिमिलरली, अब यहाँ पे आपको आसान पड़ेगा, 3 की जगह 4 कर दूंगा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और ये डी वेक्टर। ये आसान है ना? यस सर। क्यों आसान है? अरे सर सर, इक्वल फोर्सेस। हाँ, ए सी को कैंसिल कर देगा, बी डी को कैंसिल कर देगा, यस सर। खत्म हो गया। इसमें दिमाग नहीं लगना, राइट? अब देखो यहीं पर जो आसान है ना, वहां पे थोड़ा सा अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगा लो ना, तो डिफिकल्ट में आसान पड़ जाता है। यहाँ पर ये तो वो सिमेट्री आर्गुमेंट। एक और लॉजिक देखो, ये मेरे पास ए वेक्टर, मैंने क्या किया, इन वेक्टर्स को थोड़ा सा रीअरेंज किया। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर,
थोड़ा आर डायग्राम का ध्यान रखना। ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, हाँ हाँ पहुंच गए ना वापस वहीं पर। यस सर। इसका मतलब क्लोज पॉलीगन बन गया, मतलब रिजल्टेंट कितना है? 0। तो 0 होगा। हो गया, क्योंकि क्लोज पॉलीगन आपने बना दिया। मतलब अगर मैं वेक्टर्स को रीअरेंज करके क्लोज पॉलीगन बना दूं तब भी काम हो जाता है ना, है ना? यस सर। तो यही काम किया मैं यहाँ ट्रायंगल में ट्राई करूँ, सॉरी 3 वेक्टर्स में ट्राई करूँ, करते हैं सर। ये मेरा बी वेक्टर है ना, दिख रहा है? यस सर। अब एक काम करता हूँ, सी वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से जोड़ता हूँ। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यस ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ए वेक्टर को जोड़ू फिर से शिफ्ट करके, ऐसे ही सी वेक्टर के हेड से जोड़ देता हूँ, ऐसे ही वेक्टर बन जाएगा। ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री है ना? यस सर। क्या हुआ, तीनों लाइंस की लेंथ इक्वल है, तीनों एंगल 60 डिग्री है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल सर ये 60 वाला नहीं आया सर समझ में, 60 वाला फिर से बोलिए। नहीं है। अरे यार, सी वेक्टर को यहां से यहां शिफ्ट किया, ये एंगल 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना? हाँ सर 60। 60 हुआ कि नहीं हुआ, है ना? करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना? हाँ सर हाँ सर। और मैं ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सिमिलर तरीके से। तो क्या बन गया इस बार? ट्रायंगल बन गया। मतलब क्या, फिर से रिजल्टेंट कितना हो गया? 0 हो गया। b प्लस c प्लस a कितना है? 0 आया कि नहीं आया बताओ, ओ हाँ सर सही है। है ना? हाँ सर। अगर 5 बनाओगे तो आपस में एंगल कितना बनेगा 5 के बीच में? सर 108। 108 बनेगा। चप्पल खाओगे? सर लगभग 70 सर 72। लगभग 72 ही बनेगा ना भाई, 360/5 और क्या? यस सर। कितना होगा? 72। 72 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? सर इसका रिजल्टेंट भी 0 ही है। भाई सिमेट्री आर्गुमेंट 0 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और इसको आप रीअरेंज करोगे ना, तो आप इसमें क्या बना लोगे? पेंटागन बना लोगे। कैसे? मैं बस बता के दिखा दे रहा हूँ। ये ए वेक्टर, इसमें आपने शिफ्ट करके लगाया बी वेक्टर, ये एंगल कितना बना? 108 डिग्री बना। यस सर। फिर आपने हाँ लगाया सी वेक्टर, फिर आपने शिफ्ट करके लगाया डी वेक्टर, और आपने फिर शिफ्ट करके लगाया ई वेक्टर। तो आपका एक क्लोज्ड पेंटागन बन जाएगा, रेगुलर पेंटागन। 108 डिग्री सारे एंगल होंगे, सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो इससे क्या बन जाएगा, फिर से आप क्या बोल सकते हो? रिजल्टेंट कितना आया? 0। 0। दिस इंप्लाइज रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? तो दो तरीके हो गए, एक सिमेट्री आर्गुमेंट हो गया, और किसी गधी को अगर सिमेट्री आर्गुमेंट समझ में नहीं आएगा तो क्या बोलोगे? चल तू एक काम कर, पॉलीगन लगा, राइट? यस सर। है ना? लेकिन हमारा, हमको अगर कभी एग्जाम में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे? बस सिमेट्री आर्गुमेंट। ओके, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। सर तो अगर इन्फिनिटी नंबर ऑफ सेम इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स लेंगे सर्कल बन जाएगा भाई इनफाइनाइट साइड्स का। और सर तब भी रिजल्टेंट 0 ही होगा। आप 5 ले लो, 25 ले लो, 50 ले लो, 1000 ले लो, करोड़ ले लो, रिजल्टेंट 0 है। ठीक है? ओके सर। ठीक है बेटा, ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। सर 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 आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक सेकंड बोलो। सर आपने पॉलीगॉन लॉ के बाद एक लाइन लिखा है ना, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द रिजल्टेंट 0 is 3।
तो सर उधर आपने ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिया था, पर सर आपने एंगल तो नहीं बोला था, फिर भी रिजल्टेंट कैसे 0 हो रहा था? साइड क्लोज कर दो। मैंने क्या बताया था वहां पे? अरे यार ये बार-बार चला क्यों जा रहा है? मैंने बोला था ये रहा मेरा ए वेक्टर, ये रहा मेरा बी वेक्टर, और सी वेक्टर मैं ऐसा बनाता हूं कि बी के हेड से ए के टेल को जोड़ दो। तीनों का थोड़ा बोला, तीनों का लेंथ इक्वल है। अब इन तीनों का सम 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मुझे बताओ। हाँ सर होगा सर। जो क्वेश्चन पूछा था उससे बताओ। सर क्यों? अरे बाबा, जिसने क्वेश्चन पूछा था उससे पूछ रहा हूँ ना सर मैं। तीनों का लेंथ सेम है। नहीं, मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। अब बताओ सम 0 होगा कि नहीं? सर क्लोज्ड पॉलीगन है इसीलिए 0। क्योंकि यहां से चलना शुरू किया, घूम फिर के वापस यहीं आ गए, तो रिजल्टेंट कितना हुआ? ओके सर, ओके सर, यस सर, ग्रीन का यूज करके आप 0 बना सकते हो, ग्रीन। ठीक है, ओके सर। ये इसका पार्ट नहीं है, इसको कॉपी मत करना। सर हो गया। अच्छा, बेटा अभी आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं 1 घंटे की क्लास और है, मैं लगातार ले नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, सर तो केमिस्ट्री क्लास नहीं होगा? आज अनिल सर को मैंने बोल दिया, मेरा थोड़ा पीछे है ना, तो पहली क्लास में थोड़ा लंबा लेना, मैं अनिल सर से बात करूँ। ओके सर। सर रिकॉर्डिंग होगा ना सर नेक्स्ट क्लास का? रिकॉर्डिंग तो हो रहा है बेटा इस क्लास में। सर नेक्स्ट क्लास का? हाँ उसका भी होगा। सर ओके सर। तो आज वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। वेक्टर्स में भी एडिशन सबट्रैक्शन में कुछ क्वेश्चंस करने बाकी हैं। ओके सर। सर अभी आधे घंटे में। सर 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 एक्चुअली सर कल हम ऐसे ही एक बार आसनसोल आ रहे हैं अपने बुक्स लेने के लिए स्कूल का, तो सर कल आके हम मॉड्यूल भी ले सकते हैं? पूरा मॉड्यूल कुछ दिन बाद मिलेगा अभी आपको, तो पूरा ओके सर अभी ओके नेक्स्ट क्लास शुरू होने के पहले एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा? देखो 2-3 क्लास का इंतजार कर लो, तब तक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना? हो जाएगा। अभी के लिए क्लास में बंद कर रहा हूँ, दोबारा चालू कर दूंगा। ओके सर, तो आधा घंटा बाद हम लोग फिर से ज्वाइन करें। आधा घंटा फिर से जाएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।